नमस्कार साथियों। एक बार कोई कुछ मैसेज दे दीजिए कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। आप जान पा रहे हैं कि मैं जेडब्ल्यू नलिन तलवार, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस का जनरल सेक्रेटरी और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी तरन तारण, जो कि हमारा हेडक्वार्टर है अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के पास, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में, उसका नेशनल स्पोक्स पर्सन। मैं अभी कमेंट्स देख रहा था, शुरुआत कहाँ से करनी थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कुछ हमारे प्रेमी हमसे पहले ही पहुंच के अपनी पेडिग्री, कहते हैं कि अपने जो पूर्वजों से मिले हैं संस्कार, उनका वो प्रदर्शन करके गए हैं यहाँ पर चैनल में। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था, अभी फिर आएंगे। मैंने उनको सिर्फ कमेंट उनका डिलीट किया है, उनको निकाला नहीं है। साथियों, जैसा कि आपने देखा, जो कि मैंने शेयर किया है अपना लिंक, उसके अंदर कि क्या ओआरओपी का भूत वो इतना बड़ा हो चुका है कि हमारे माननीय सम्माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी की नींद उड़ा दी है उसने। क्योंकि अगर आप सोचें समझें तो ये ओआरओपी, एमएसपी या और भी कोई हमारा पूर्व सैनिकों का जो मुद्दा है, जेसीओ जवानों का, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हम तो हैं ही कितने, 35 लाख, 36 लाख, 37 लाख। ये देश कितने कितने लोग हैं, 140 करोड़ के आसपास हैं हम लोग। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जनसंख्या वाले देश हैं, सबसे बड़े ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं। तो हमारी जो है पॉपुलेशन, उसके हिसाब से 35 लाख एक बहुत छोटा नंबर होता है। मगर जो धरना साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने 20 फरवरी को शुरू किया था, बाद में फेडरेशन आई जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी बनाया गया जबरदस्ती, फिर बोल रहा हूं मैं, जबरदस्ती। और क्योंकि मुझसे ये कहा गया कि आप लोग इतने महीनों से चला रहे हो, हम लोग तो इसको चला नहीं पाएंगे, तो जो यहाँ चला रहे थे उनमें से एक बंदा होना चाहिए। दिल्ली में मैं अकेला ही था, तो मुझे बनना पड़ा। मुझे मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। मैं तो साबका का ही था ना, मेरी पेरेंट एसोसिएशन तो साबका ही थी, दूसरी तो कोई एसोसिएशन नहीं थी। मुझे जबरदस्ती बनाया गया, मैं बना। हमने 1-2-3 महीने फेडरेशन का वो भी लगाया, झंडा और बैनर्स और हर चीज। लेकिन फेडरेशन की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। जो दूसरी एसोसिएशंस थी उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। सिर्फ हम साबका वाले ही इसके अंदर बैठे रहे, हम ही सबका वो करते रहे। जो भी चंदा इकट्ठा होता था वो वारंट अफसर पीके सैनी, पवन कुमार सैनी, बहुत दुख होता है मुझे, बहुत दुख होता है दिल से। क्योंकि वो एक वायु सैनिक है, मैं भी एक वायु सैनिक है। एक सार्जेंट वैष्णव हैं, भूदेव प्रसाद वैष्णव, वो। दूसरा एक एयरफोर्स का, तीसरा एक नेवी का सीपीओ था या पीओ था, अभी क्लास 1 गेस्टेड अफसर है, मुंह छुपा के घूम रहा है कहीं पे, राजदीप वर्मा। चौथा एक और था, वो भी एयरफोर्स का। तो आप देखिए कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर हम 6-7 बंदे थे, उसमें 2 आर्मी के, 2 नेवी के और शायद हम 3 एयरफोर्स के थे। एक जो एयरफोर्स का सार्जेंट प्रेम प्रकाश गौतम था, वो उसमें नहीं था एग्जीक्यूटिव कमेटी में। उस पूरी कमेटी में से सारे के सारे हमें दगा दे के चले गए। एक मैं और एक हमारे जोवा के पीओ थे, पीओ हैं, वो जो है हम लोग नहीं गए उनके साथ। जबकि मेरे ऊपर भी दबाव था कि आप साबका को छोड़िए और हमारे साथ चलिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि किस प्रकार से मोदी साहब इतना क्यों झल्लाए हुए हैं। रेवाड़ी में रैली हुई, अभी डेट्स और नंबर्स के मेरे को थोड़ी दिक्कत रहती है, इसलिए देखना पड़ेगा। 16 फरवरी 24 को, जिसमें कि उन्होंने कहा कि
हमारी सरकार ने 600 करोड़ रुपया रेवाड़ी के सैनिकों को दिया है। बहुत अच्छी बात है, कोई मना नहीं करता है उसको कि उनको नहीं मिला है, मिला है। फिर उसके बाद में वो जम्मू गए 20 तारीख को, 20 फरवरी, इसी 20 फरवरी को। वहां पे जाके उन्होंने बोला कि जम्मू के पूर्व सैनिकों को 1600 करोड़ रुपया दिया है। यानी कि जैसा कि उनका पहले ट्रेंड था वही चल रहा है। लेकिन ये जो ओआरओपी वगैरह है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है भाई। ये इलेक्शन ईयर है। प्रधानमंत्री महोदय को मुद्दे उठाने चाहिए जो कि हर जनमानस के लिए उनको जो फर्क पहुंचाते हैं। हमारे ओआरओपी से किसी का किस लिए जाके बोल रहे हैं? वो इसलिए जाके बोल रहे हैं कि हम दिल्ली में उनकी छाती पर 1 साल से बैठे हुए हैं। वो जो बोझ है हमारा, ये जो बोझ है हमारा उनकी छाती पर, ये उनसे अब सहन नहीं हो रहा है। अगर उनको इतना ही ओआरओपी के बारे में बताना था, इतना ही बोलना था, इतनी ही नॉलेज है ओआरओपी के बारे में, तो मोदी साहब आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? हमें बताते ना, हम आपको बताते कि आपने कितनी बड़ी गलती, जिसे कि अंग्रेजी में कहते हैं ब्लंडर, कई लोग उसको गलती के साथ ऐसे भी कहते हैं ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी गलती को ही ब्लंडर कहते हैं। आपने कितना बड़ा ब्लंडर किया सत्ता में आने के लिए 2013 में। आपने अधिकारियों को ओआरओपी के लिए यस कह दिया और वही अधिकारी सारे के सारे आपके जिस दल से आप आते हैं उसके अंदर बैठे हुए थे, और जब वहां से आप सत्ता में आ गए तो आपको जबरदस्ती उन्हें देना पड़ा। जबकि अगर कोई दूसरा दल होता तो उनके अंदर जो अधिकारी हैं दूसरे हैं, उन्हें जरूर समझाते कि ये प्रॉमिस करने से पहले 2 बार सोच लीजिए, ये इतना आसान नहीं है और इतना कम पैसे में नहीं निपटेगा, बहुत पैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने अधिकारियों को देने का किया है जो कि 3% है, और ओआरओपी था तो सिर्फ जवानों का जो जल्दी रिटायर होके आते हैं। इसी कारण तो सीएपीएफ में नहीं दिया। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जितनी भी हैं, इनको क्यों गृह मंत्रालय ने मना कर दिया? कारण ये दिया गया कि आप लोग 57 साल 60 साल तक नौकरी करते हैं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो जो हमारे अधिकारी 57 साल सर्विस करके आते हैं, 58 साल 60 साल की उम्र में आते हैं, उनको देना जरूरी था? उनको किस लिए दिया आपने? क्या कारण था वो आपका? क्या मजबूरी थी जिसके के अंदर आपने जो इतने सालों से इतनी कमेटियां बनी, सब कुछ हुआ, सबने जो कुछ बोला उस सब को आपने एक साइड रखकर और इस प्रकार आपने उनको भी दे दिया, और उसके अंदर जो इतना पैसा जो लग रहा है, जो आप बताते हैं हर जगह जाके, कभी व्हाइट पेपर नहीं दिया आपने कि जो 97% जवान हैं उनको कितने हजार करोड़ दिया गया है, और जो 3% अधिकारी हैं उनको कितने हजार करोड़ दिया गया है, और जो उनका परसेंटेज निकलता है 3% के मुकाबले में कितने हजार करोड़ दिया और 97% के मुकाबले में कितने हजार करोड़ आपने दिया। नंबर जरूर हमारे जवानों को ज्यादा होगा, 97% है भाई। नंबर पर मत जाइए, हमें जाना है प्रतिशत पर। प्रतिशत बताइए ना कि उस 60,000 80,000 हर 2 महीने के बाद में उसका नंबर बदल जाता है। अभी मुझे लगता है कि जब तक इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन शुरू होने के बाद जो कैंपेनिंग शुरू होगी, हम जरूर 1 लाख करोड़ पार कर जाएंगे। क्या ऐसा हुआ है? जबकि जवानों को तो कुछ मिला नहीं, सेकंड ओआरओपी के अंदर आते आते तो सूख गया। हवलदार तक को मिला है, उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते ऑनरी कैप्टन तक पहुंचे पहुंचे वो जीरो पे आ गए कि जो उनका पहले था। जो अभी रिटायर होके आ रहे हैं उनकी तनख्वाहें उनसे कम है, उनका कभी बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक जो रिटायर होके आ रहे हैं उनकी तनख्वाहें ऊपर नहीं होंगी तो रिटायर होने वालों को क्या मिलेगा? अब इसी चीज के अंदर साहब, एक साहब और थे, जैसे कि मैंने 4-5 नाम पहले लिए, जो कि जिन्होंने की सबसे पहली छुरी हमारी पीठ में भोंकी, मगर आपको कभी भी हम लोगों ने उनका नाम नहीं लिया, कभी उनके बारे में बात नहीं की, क्योंकि वो दिल्ली या उसके आसपास के नहीं है। लेकिन कल ये जो वीडियो भी बना रहा हूं, ये उनका एक वो निकला है, क्या बोलते हैं उसको, वो 1 मिनट वाले जो शॉर्ट्स होते हैं वो निकला है। उसके अंदर बहुत गरज गरज के वो बोल रहे हैं कि हमने जो है 20 फरवरी से धरना दे के बैठे हैं, हमने कभी ब्रेक नहीं किया।
मैं पूछता हूँ साहब आप कितनी बार आए? उन साहब का जो नाम है वो है हवलदार मनोहर सिंह। ये कठुआ से हैं, जहाँ पर कि हमारी आखिरी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर सभी लोग मिले थे, जो कि 17 सितंबर 2023 को हुई थी। कठुआ में इन्होंने अरेंज की थी, इन्हीं की एसोसिएशन है जिसके ये जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने पूरा वहाँ पे अरेंजमेंट किया था और सभी को बुलाया था। और वो एक कोर कमेटी की मीटिंग थी जिसके के अंदर इन्होंने जम्मू रीजन के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह आसपास हैं, वहां से करीब 400-500 आदमी और बुला के वहां पे बैठा लिया। जहां पे 100-125 आदमी होना था, वहां पर इन्होंने 400-500 आदमी बैठा लिया। किस लिए? क्योंकि ये लोग सोच के बैठे थे कि हम लोग कपिल देव को, गोसल साहब को, इन दोनों को निकाल देंगे, जो कि हमें एक कुछ लोगों के शराब के नशे में आके लोगों के साथ शेयर करने के अंदर वो चीजें हमारे तक पहुंच गई, हमें मिल गई और हम लोगों ने जो है उसके अंदर हमें नॉलेज मिल गया। हम वहां पे तैयार हो गए, लेकिन हम कोई फौज या पलटन लेके नहीं गए थे, हम अपनी बात रखने के लिए गए थे कठुआ में। हमारे जो हम लोग तो एक तरह से छोड़ भी दिया था, लेकिन हमारी जो यंग जनरेशन आगे आ रही है उन्होंने कहा कि साहब आपने नहीं करना, नहीं चलना ना सही, लेकिन अपनी बात रखने का हमारे पर हक होना चाहिए। हम जाएंगे, हम अपनी बात तो रख के आए, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर आप भी सोचिएगा आगे क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए हम लोग गए थे। और ये साहब जो हैं इन्होंने वहां पर मेरी तरफ देखते हुए कहा कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। मतलब 500 आदमी बिठा के वहां पर ये हमें कह रहे हैं कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, कि भाई आप इस तरह से आके, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, मेरे पास ना एजेंडा पॉइंट्स हैं, ना कुछ है, ना मुझे बताए गए क्या है। ईमेल के पासवर्ड चेंज किए इन्होंने। इस सब के बावजूद हमने अपना पक्ष रखा। शाम को भी जब बारिश होगी उसके बाद शाम को फिर शुरू हुआ, तो उसके अंदर भी मैंने पक्ष रखा। क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ? क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। जो हमारे अध्यक्ष थे उस समय के, वो कहते कि नहीं नहीं मेरा जिम्मेदारी, मेरे जिम्मेदारी, क्योंकि उन्होंने फोन के ऊपर सबको कुछ ना कुछ गलत बता के रखा होता। अभी भी बताया रहे हैं कि पैसा साहब के पास है। जी नहीं, साहब के पास नहीं है। तो पहले मैं साहब आपको इन साहब का वीडियो दिखाता हूं, जिन्होंने कहा था कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और आप लोगों को सीधा कर देंगे, बता देंगे। ये देखिए। जम्मू के ही पूर्व सैनिकों को, फौजियों को 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। सूदा सरकार को, कल को कोई भी सरकार आ जाए, हम ये कहते हैं कि अगर देश को सुरक्षित रखना है, अगर देश को मजबूत बनाना है, तो वही देश मजबूत बन सकता है जो अपनी सेना का पूरा पूरा ख्याल रखता है। ड्रोन में देख रहे हैं, पिछले एक साल से 20 फरवरी से लेकर के लगातार बिना किसी नाके के एक दिन भी हमने दिल्ली के जंतर मंत्र के ऊपर हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके लिए? पीसफुली तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, किसानों की तरह नहीं, ड्राइवरों की तरह नहीं, जो पढ़े लिखे भी नहीं है। एक दिन की स्ट्राइक के बाद में गवर्नमेंट घुटनों के तले आ गई। हमें सरकार मजबूर कर रही है कि हम भी उन्हीं की तरह करें। देखा आपने साहब कितने जोश में बोल रहे हैं कि 20 फरवरी से। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पहली बार दिल्ली कब आए थे इस धरने के, 20 फरवरी के लगने के बाद से धरने पे कब आए थे, और 17 सितंबर के बाद इन्होंने कितने चक्कर लगाए हैं जंतर मंतर के। ये लोग हैं जो कि 20 फरवरी करते नहीं हार रहे, नहीं थक रहे। जब इनकी कल परसों हमने 20 तारीख को इनकी मनाई है 13वीं, तब भी इनको मिर्चें लगी। इन्होंने बहुत कुछ लिखा कि चंदा जीवी, जबकि इन्होंने शायद वो वीडियो मेरा देखा ही नहीं, क्योंकि वो बाद में आया था। इन्होंने पहले बना दिया, जिसके के अंदर मैंने चंदे का भी सारा का सारा डिटेल बता दिया कि 6 अक्टूबर को जो बुक लगी है उसमें से 20 फरवरी तक सिर्फ और सिर्फ 53 पर्चियां ही कटी हैं। 5 महीनों में 53 पर्चियां। कोई करोड़ करोड़ नहीं देने आ रहा था। क्यों? हमारे साथी जो आ रहे थे वो रोजाना आने वाले थे। उनके घर में कोई नोटों का पेड़ नहीं लगे हुए कि इन मतलब गिरी हुई मानसिकता वाले लोगों के कारण, इनकी तरह सोच के कारण वो हों। वो अपने घरों से इतना पैसा नहीं ला सकते। एक दिन दे दिया बहुत है।
और जो भी हमारे साथी आए, चाहे नहीं दिया, अगर कोई बोल दे कि उसका वेलकम नहीं हुआ, जो हम कर सकते हैं, जो हमने किया, वो चीज़ हमने की। जैसे कि हम चाय पिलाते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, जो भी हो। जब किसी ने कह दिया कि यार बहुत देर हो गई, पीछे ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा चाय भी चलती थी। जितने भी लोग हैं, सबके लिए हमने हमेशा अपनी तरफ से कभी भी उनको मना नहीं किया। मगर ये साहब हैं, इनके साथी हैं, जिन्होंने कभी जंतर-मंतर के धरने को उसकी तरफ देखा तक नहीं, कभी उसके लिए कुछ किया भी नहीं, कभी वहाँ आके बैठे नहीं, सिर्फ आए तो पैसा इकट्ठा करके ले जाने के लिए, जो कि हमारे ट्रेज़रर था वारंट अफसर पीके सैनी, पवन कुमार सैनी बैंक में नौकरी करता है और इस समय ये लोग 13 लाख रुपया लेके भागे हुए हैं और ये दूसरों को बता रहे हैं कि साबका के पास पैसा है और करोड़ों रुपया आ गया। क्योंकि यही चीज़ जब ये श्रीमान हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष की कुर्सी पे थे, दूसरे लोग इनको ये बात कहते थे, तभी हँसते थे। तो उसी प्रकार अब हम हँस रहे हैं क्योंकि हमको तो पता है क्या आया और क्या गया और तुम कितना लेके भागे हो। तुम उनकी भाषा बोल रहे हो, वो जो टूट गए, अब उनका नाम भी नहीं है। तो श्रीमान आपको भी गोल टोपी, आपको भी बता दूँ कि जैसे उनका नाम नहीं रहा ना, ये झूठ प्रपंच करने से आपका कुछ नहीं होने वाला। हम बोलते हैं, दिल से बोलते हैं और सच बोलते हैं। चैलेंज आज भी करते हैं। ज़ोर से नहीं बोलूँगा, प्यार से बोल रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ। जंतर-मंतर पे नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, जंतर-मंतर के बाहर कोई पार्क है। आ जाओ आमने-सामने, वीडियो बना लेंगे। एक वीडियोग्राफर अपना ले आना, एक हम ले आएँगे। बताते हैं आपको कौन पैसे लेके गया, कौन नहीं गया और आपके साथ जो दुम छल्ले हैं, उनको भी ले आना। आपने सोचा था कि हम चुपचाप बैठ जाएँगे और आपको जवाब नहीं देंगे, कि सब लोग सीधे-साधे हैं, कोई बात नहीं, इनको बोल देंगे गालियाँ देते हैं, ये देते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि हमारे पास वीडियो डाल दीजिए ना, कि कपिल गालियाँ देता है, तो भाई साहब वीडियो डाल दो ना उसका गाली देते हुए। तो इनके पास वीडियो नहीं निकलते। पूरा वीडियो चेक कर लेते हैं, इनको कहीं गाली मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि एक तरीके से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि सरकार हमारी करती है, झूठ को भी ये सच दिखाने की कोशिश करती है। तो उसी प्रकार ये लोग भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश में हैं। सरकार के बारे में आए अब बात कि मोदी जी की नींद क्यों उड़ी हुई है? क्यों उनको सपने में भी ओआरओपी लगता है नज़र आने लगा है? इसीलिए जहाँ मीटिंग में जा रहे हैं, जो बहुत बड़े-बड़े मुद्दे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे जाके बोल रहे हैं 600 करोड़ दे दिया हमने। हमने 1600 करोड़ दे दिया, अब कहीं और जाएँगे क्योंकि उन्होंने 7 एम्स खोलने हैं शायद, 2 खुल गए हैं और भी खोलेंगे अगले 10 तारीख से पहले-पहले जब अनाउंसमेंट हो जाएगा इलेक्शन कमीशन का, कि भई इलेक्शंस की डेट्स आ जाएँगी और आचार संहिता लग जाएगी। उस समय फिर ये नहीं खोल पाएँगे, उसके पहले ज़रूर खोलेंगे। वहाँ जाके भी यही बोलेंगे कि हमने पूर्व सैनिकों को अगर देखेंगे वहाँ पे पूर्व सैनिक कम है उस इलाके में, तो ये पूरा टोटल बताएँगे कि 80,000 करोड़ दे दिया हमने। वो पता नहीं कैसे बढ़ता जा रहा है, वो किस्तें आई, किस्तें खत्म हो गई। वो तो प्री कैलकुलेटेड होता है गवर्नमेंट को सॉरी कि कितना पैसा हमारा लगेगा। ये तो है नहीं कि नए बंदे जुड़ जाएँगे तो उनको एक्स्ट्रा बहुत करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इनको देना पड़ेगा, वो चीज़ तो है नहीं। और इसके अंदर जो सरकार की नीति थी, जो सरकार करना चाहती थी, उसके अंदर सबसे ज़्यादा फेल हुआ है। इसीलिए सरकार हमारे पास नहीं आई बात करने के लिए। लोग बाग बोलते रहे कि ये सरकार तो आते नहीं आपसे बात करने के लिए, सरकार नहीं आई, क्योंकि उन्होंने अपने सपोले बिठाए हुए थे यहाँ पर, हमारे बीच में। जो जिन्होंने 17 सितंबर के बाद हमें हमें छोड़ के भागे हैं और ये सोच के भागे थे कि एक राजनीतिक दल उनकी सपोर्ट करेगा, उनका जो आईटी सेल है वो उनकी सपोर्ट करेगा पूर्व सैनिकों के खिलाफ, उनके खिलाफ उनको भी गद्दार और देशद्रोही और सब कुछ कहने के लिए उनको आगे लाएँगे। तो हमने भी भाई साहब चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं, हम पूर्व सैनिक हैं। अगर हम 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, तो उसमें से कम 5 से 10 लाख तो वो होंगे जिन्होंने कमांडो ट्रेनिंग की करने के बाद कमांडो का काम भी किया है। 8-10 लाख तो वो होंगे जिन्होंने कमांडो की ट्रेनिंग की लेकिन उनको पोस्टिंग नहीं मिली ऐसी, जिन्होंने काम नहीं किया उसका। तो कोई ऐसे नहीं बैठे हुए हैं, सब जानकार हैं, सब जानते हैं, हर चीज़ को पहचानते हैं कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। तो इसीलिए सरकार उनको आगे नहीं ला पाई। इनके जो स्ट्रैटेजिस्ट थे, हमारी सरकार के,
जो कि बहुत सारे आंदोलनों को जो है तोड़ फोड़ चुके हैं। इन्होंने अपना एड़ी पंजे का जोर लगा लिया हमारे धरने को तोड़ने के लिए। बहुत आशा थी इनको कि ये धरना जो है 17 सितंबर से 20 सितंबर होते होते खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी 20 सितंबर की रैली थी, खत्म हो जाएगा। 20 सितंबर भी गई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 20 फरवरी भी चलेगी, साल पूरा हो गया है। हम अभी भी बैठे हैं, हम अभी भी जाते हैं। इस समय दिल्ली में धारा 144 है, कहीं भी कोई भी धरना वहां नहीं होता है, लेकिन हम जिस समय भी जाएं हम जाके करके आते हैं, क्योंकि हमारे पीछे आप लोग हैं। हमारे का मतलब है हम सभी हैं उसके अंदर, आप लोग हैं। बस ये कुछ गिनती के गिने चुने सपोले जो हैं, जो छोड़े हुए हैं हमारे बीच में, इनके अलावा और कोई जहर नहीं फैला रहा है। सब लोग साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जो भी है हमें मंजूर है, लेकिन हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि अगर 1 साल हमने जो शांतिपूर्वक किया है, ये जो सरकार हमें नहीं उठा पाई है यहाँ से, उसका सबसे मुख्य कारण यही है, ये सरकार और इनके जो पार्टी है वो उसमें विश्वास नहीं रखती गांधीगिरी में। हमने गांधीगिरी दिखाई है। हमने ना सरकार को, ना सरकार के अंदर जो मिनिस्टर हैं किसी को गलत बात कही, ना हमने ज्यादा अधिकारियों को छुआ। इसलिए कोई अधिकारी हमारे साथ आके बहसबाजी करने आया, बहसबाजी करके चला गया, लेकिन इसी को गांधीगिरी कहते हैं। ये सरकार हमें हिला नहीं पाई वहां से। अगर हम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते, शोर शराबा ये वो, तो जरूर हमें हटा दिया जाता। और सबसे बड़ी बात ये थी साहब के ये जो धरना है ये इतना लंबा चलना ही नहीं था। जो हमने प्रॉमिस किया था उस सब को हमारे जो उस समय अध्यक्ष था, शर्म आती कहते हुए अध्यक्ष भी, गलती हुई हमसे, उसने जो है पीठ दिखा दी। कितने लोगों ने मेरे को वहां शरेआम गालियां दी, मेरे मुंह पे गालियां दी। 23 जुलाई 23 को मेरे मुंह पे गालियां दी कि इसके लिए पोस्टर बना बना के डाल रहे थे। ये करना था तुमने। हम इतनी दूर दूर से आए हैं, 1 लाख बंदा हमने इकट्ठा कर दिया। कहा गुरुद्वारा साहब तक गाड़ियां लगी हुई थी, बंगला साहब गुरुद्वारा साहब तक, आसपास इधर जनपथ मेट्रो स्टेशन, जो पीछे मेट्रो स्टेशन है उसके अंदर लोग बैठे हुए थे, बैठने की जगह नहीं थी। इतनी जनता थी, इतना सब कुछ था, इतना अच्छा अरेंजमेंट भी था। लेकिन एक आदमी और उसके साथ जो उसके 8-10 सपोले, इन लोगों ने जो है हमारा पूरा का पूरे उस संसद घेराव को चकनाचूर, हमारे सपने को चकनाचूर किया इन लोगों ने। ये हम सबका सपना था कि हमारी जेसीओ जवानों की एक संस्था हो। हम क्यों अधिकारियों की संस्था में जाएं? हमारी परेशानियां हम जानते हैं। हमारी परेशानी वो अधिकारी नहीं जानता जिसने हमें उस समय, जब हमारे माँ बाप बीमार होते थे, हम छुट्टी मांगते थे, छुट्टी नहीं देते थे, हमें एडब्ल्यूएल होना पड़ता था। आज भी लोग भाग के जाते होंगे अपने घरों को, जहां माँ बाप मर रहे हैं और उनको छुट्टी नहीं दी जा रही कि तुम जो है वो कर रहे हो, यहाँ पर नकली फर्जी छुट्टी जाना चाहते हो अपने घर में। जब त्योहार होगा तब त्योहार पे नहीं मिलेगी, उस समय इनको जरूरत पड़ेगी। जब छुट्टी मांगने जाओ तभी पता लगता है कि आपके बिना तो देश की सेना चल ही नहीं रही यार, आप ही हो वो जिसके कारण देश की सेना चल रही है। तो ये सब हमारी कैसे रिटायर होने के बाद भला कर सकते हैं? जिनके कुत्ते आपने घुमाए हैं, जिनके मतलब आपने क्या क्या नहीं करवाया इन लोगों ने काम मेरे पास। मैं इसलिए जो सहायक प्रथा के ऊपर मेरे को मास्टरी है, क्योंकि इतने लोगों के कष्ट सुने हैं मैंने, इतने लोगों के ऐसे ऐसे कष्ट सुने हैं कि मैं लाइव आकर नहीं बोल सकता। कोई मिले तो बता सकता हूँ कि ये बंदा है, क्योंकि वो किसी और के सामने जाके खुल के नहीं बोल सकते, वो अपना नाम लेके नहीं बोल सकते साहब मेरे साथ ये किया गया, मेरे साथ वो किया गया, उस साहब की मैडम ने ये कहा, ये किया, गालियां दी, जो भी है, जैसी भी बातें हैं, वो नहीं कर सकते। तो हम लोग इस गांधीगिरी के जो है, हमने जो शांतिपूर्वक यहाँ पे 1 साल निकाला है, इस कारण ये सरकार हमें हटा नहीं पाई। लेकिन अभी 2 दिन पहले जो हमारी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जो हमारा मेमोरेंडम था, हमने जाके दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दिया था। और उस मेमोरेंडम में, उसे हम पब्लिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ डीसीपी पार्लियामेंट स्ट्रीट को दिया है, वो आगे पहुंच गया होगा। जैसे हम ऊपर देते हैं वहां से फटाफट इनके पास आता है, तो ऐसे ही जो हमने इनको दिया है वो हमारे बाहर निकलने से पहले ही उनके ऊपर जो है मिनिस्ट्रीज वगैरह में पहुंच गया होगा। हमने उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप हमें जंतर मंतर पर धरना करने नहीं देंगे
तो हम आपको सरप्राइज देंगे। और वो सरप्राइज ऐसा होगा कि हम ना तो पब्लिक को तंग करेंगे, ना आपके आगे आके रोएंगे, हम खुद के ऊपर जुल्म करेंगे। क्योंकि बहुत हो चुका है 1 साल। हमने 1 साल यहाँ पर बहुत समय दे दिया इस सरकार को। अगर मोदी जी को ओआरओपी का इतना ही लगाव है, इतना चाव है, इतना जाके हर मीटिंग में उन्होंने बोलना है, तो अरे 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर बैठे हैं हम आपके ऑफिस से। 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर बैठे हैं आपके घर में, अगर आप ऑफिस बना के बैठे हैं तो वहां से आप नहीं आ सकते तो हमारे 5 आदमी बुला लीजिए। क्या लगता है हम वहां पे जंतर मंतर पे असला बारूद लेके बैठे हुए हैं? हम तो निहत्थे खाली हाथ बैठते हैं ना। पुलिस जब आए तब आके डंडा मार के चली जाए। जब जिसका दिल जो करे, सीआरपीएफ वाले हैं वो मार के चले जाएं, कुछ कर जाएं। अगर वो ना करें तो आपके गुंडे मवाली आके हमें मार जाएं। हम तो वहां पे भीड़ नहीं लगा के बैठे हो। हम जानबूझ के लोगों को नहीं बुलाते, क्योंकि सब लोग यंग एज के अंदर रिटायर होके आए हैं। वो लोग कैसे भाई, कैसे का होगा काम? उनके भी घर हैं, उन्होंने भी बच्चे पालने हैं। तो भाइयों, ये था आज का। बाकी आप लोगों को सोचना है। और मेरी आखिर में आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, और वो विनती ये है कि 3 मार्च भूलिएगा नहीं, 3 मार्च को आर या पार होगा। हम वैसा आर पार नहीं करेंगे इस बार जो 23 जुलाई को हुआ था, वो नहीं। सॉरी, सॉरी टू से, उस प्रकार के आदमियों को हम किसी मंच के आसपास 100 मीटर तक नहीं आने देंगे। जो पुलिस देख के आगे गीला पीछे पीला हो जाए, ऐसे इंसानों को हम मंच के आसपास नहीं आने देंगे अपने। 3 मार्च की परमिशन ली जाएगी, सब कुछ होगा, और हम 3 मार्च को रैली करेंगे जंतर मंतर पर। आप सबको निवेदन है कि जरूर आएं, और अपने साथ अपने साथियों को लेकर आएं, क्योंकि दिन है इतवार का, आप लोग स्पेयर कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वर्किंग डे है, आपको आने के लिए 1 दिन पहले छुट्टी लेनी है, बाद में 1 दिन की छुट्टी लेनी है पहुंचने के लिए। नहीं, रविवार है, आप आइए, रविवार रात को ट्रेन पकड़िए, सुबह आप ऑफिस फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी से निवेदन है कि 3 मार्च 2024 याद रखिए, सुबह 10 बजे जंतर मंतर, हम सब वहां मिलेंगे और वहीं पे डिसाइड करेंगे। सरप्राइज है कि हम आगे क्या करेंगे उस दिन या उसके बाद, जो भी होगा 3 तारीख को डिसाइड करेंगे कि हम जंतर मंतर पर मिलने के बाद आप लोगों की जो राय होगी कि हमें इस प्रकार चलना चाहिए, हम उस प्रकार चलेंगे, जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं। इसीलिए, नहीं तो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी तो फेमस है कि ये भगत सिंह के बंदे हैं, लेकिन हमने गांधीगिरी दिखाई है, 1 साल तक दिखाई है। इसीलिए कोई हमारे खिलाफ बोलने वाला नहीं मिल रहा है। वो हमारे ही हैं जो इनके द्वारा छोड़े हुए, क्योंकि ये फेल हो चुके हैं। इनके जो स्ट्रेटेजिस्ट थे वो सारे फेल हो चुके हैं। हमारा धरना तुड़वाने के लिए जो बड़े-बड़े विदेशों की स्ट्रेटजी बनाते हैं, कहाँ-कहाँ की बनाते हैं, वो चंद जवानों का धरना नहीं तुड़वा पाए हैं अभी तक, किसी भी तरीके से। चाहे डराना हो, धमकाना हो, कपिल के ऊपर हमला करवाना हो। और आपको एक और बात बता दूं, हमारे जाधव साहब हैं मुंबई में, पूना में, उनकी अपनी एसोसिएशन है, और वो अधिकारियों के काले कारनामे जो रिटायरमेंट के बाद वो करते हैं, उसके खिलाफ बहुत मुहिम चला रखी है उन्होंने। और कम से कम 2 अफसर्स को जेल भी हो चुकी है पहले, और 1-2 के अब फाइनल उसमें चल रहा है, जहां पे उनको कम से कम 8 से 10 साल की जेल होगी। कर्नल साहब को 2 बंदे हैं उसके अंदर भी। और कल या आज सुबह या कल उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, हमारे जाधव साहब के ऊपर। बच गए हैं, तबीयत मतलब खरोंचे चोटें वोटें हैं उनको, लेकिन बच गए हैं। पूना से हैं साहब, मेरे को उनके एसोसिएशन का नाम नहीं पता, क्योंकि मराठी है तो शायद माजी सैनिक ही कुछ होगा, फ्रॉम पूना। बिराजदार साहब हैं उनके साथ जो हैं, उनसे मेरी बात भी, उन्होंने मेरे को मैसेज किया तो मैंने उनसे बात भी की। तो बोले कि हमला हुआ है और पुलिस जोर लगा के लगी हुई है। इससे पहले ही थोड़े कुछ 15-20 दिन पहले ही वहीं पर पूना के अंदर एक हवलदार कांबले है, वो भी इसी प्रकार के मतलब जो ये करप्शन के केसेस हैं उनको टेकअप करते थे, उनकी लाश मिली है। तो इस प्रकार के जो हमले हैं हम लोगों के ऊपर, जो भी लोग इन अधिकारियों के खिलाफ, या ये जो उनके चेले चपाटे हैं जो ऑनररी कमीशन लेके आए हैं उस समय वहां पे रहे, उनके हाथ पैर जोड़ के, तो ये सब लोग जो है, हम जो इसके अंदर लगे हुए हैं
कि इनका भांडाफोड़ करें इन सब का, ये सब अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। एक आदमी की डेथ हो चुकी है, कपिल के ऊपर हमला हो चुका है अभी पिछले कुछ 2-3 हफ्तों के अंदर, जिसके के अंदर एक रावत है, बंदर सिंह रावत, उसने कहा, क्लेम किया है साफ-साफ कि मैंने ड्राइवर से बात की है। मतलब उनके पास ड्राइवर का नंबर था पहले से। दे वर इन कॉन्टैक्ट विद हिम। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है अपना जाधव साहब के वहाँ जो दूसरे कांबले साहब थे शायद, उनका जो है उनको तो जानलेवा हमला के अंदर बेचारे गुजर गए हैं। जाधव साहब के ऊपर भी हमला हुआ है, उनके भी जो बंदे मतलब लोकेट करने बाकी हैं। बाकी पुलिस बहुत सहयोग कर रही है वहाँ पूना के अंदर हमारे पूर्व सैनिकों का, और इनको भी जिन्होंने हमला किया है उनकी भी पूरी मतलब अभी महाराष्ट्र से बाहर भागे हुए हैं, वो जाएंगे कहाँ? आएंगे तो वापस अपने घर में ही ना। कितने दिन बाहर रहेंगे? गुजारा करना मुश्किल है बाहर जाके। आएंगे तो वापस अपने घर, दादागिरी तो यहीं चलेगी उनकी, दूसरी जगह चलेगी नहीं। तो मैं दूसरे भी जो हमारे साथी हैं जो लीड कर रहे हैं अपने पूर्व सैनिकों को, और इन अधिकारियों के और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो ट्रिक्स चलाती है कि सबको बिखेर के रखो, इनको जुड़ने मत दो, उनके चंगुल के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो अपना ध्यान जरूर रखिए, घर पर ज्यादा रहें, जरूरी हो तभी बाहर जाएं और किसी के साथ जाएं, अपना ध्यान जरूर रखें। और मोदी साहब आपसे फिर एक बार गुजारिश है, अगली बार जो देश के मुद्दे हैं उनको उठाइए। पूर्व सैनिक सिर्फ 28 लाख और 7-7.5 लाख वीर नारियां, वीर माताएं, बहनें हैं। हम इतने अहम नहीं हैं उस मामले में कि आप जाके ये चीज बोलें। आप जाके जो देश के मुद्दे हैं, 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हो गए हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा। दैट विल बिकम ए पॉलिटिकल इशू। आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उसको सुधारिए, जीडीपी को ठीक कीजिए, जो विदेशों से लोन लिए हैं उनको उतारिए, दूसरों के लिए ना छोड़ के चले जाइएगा कि 5 साल 10 साल तक वो लोन ही उतारते रहें। इसी के साथ साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे से भी सभी वो मिलते रहें जो भी अपडेट्स हैं। जय हिंद, जय भारत।